जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मतलब ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड लेने की प्रोसेस और उसकी सही यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर। किसमें? तो इन प्लांट्स। स्टार्ट देखिए, लिखिए सेप्रो फाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। SAPROPHYTIC। सेप्रोफाइटिक मोड का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो सेप्रोफाइटिक का मोड यहाँ लिखिएगा, इसको इसको डिफाइन करेंगे। क्या होता है इसका मतलब? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plants take in nutrition from dead and decaying matter, matter, matter is called सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन किया, इसे हम बोला किसे बोलते हैं आखिर? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन यानी फूड लेने की क्या है? एक प्रोसेस है, मेथड है, जिसमें इन विच मतलब जिसमें कि प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। और बच्चों हेटरोट्रॉफिक मोड में क्या होता है कि कोई भी लिविंग थिंग्स किसी दूसरे थिंग्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए, जैसे एनिमल। कल हमने पढ़ा था प्लांट पैरासाइट, जिसमें कस्क्यूटा प्लांट कैसे किसी ट्री के चारों तरफ क्या घूम जाते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, चढ़ाई करते हैं, लपटा जाते हैं। तो ये फूड, ये क्या है? कस्क्यूटा एक पैरासाइट है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी से फूड लेते हैं, होस्ट बॉडी से, हमने HOST होस्ट बोला। उसी प्रकार से कुछ और भी ऐसे, उसको हमने क्या बोला था? पैरासाइट को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहाँ जिंदा यानी लिविंग बॉडी से फूड लिया जा रहा था। लेकिन ये जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, इसमें क्या होता है कि कोई मरे हुए डेड बॉडी से जब फूड को लेते हैं, कोई भी जीव, चाहे हम अभी प्लांट पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फूड लेने की प्रोसेस, जिसमें कि प्लांट क्या करते हैं? फूड किससे लेंगे? तो फूड लेते हैं, टेक इन न्यूट्रिशन मतलब फूड लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए, MATTER। मैटर का मतलब होता है कोई भी प्लांट या एनिमल। क्लियर है? तो जब कभी भी कोई प्लांट किसी मरे हुए डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग प्लांट हो, है ना, या कोई एनिमल से, एनिमल तो एनिमल भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे। तो जब कोई मरे हुए प्लांट और एनिमल से
प्लांट अपना फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो प्लांट क्या करेंगे, कोई मरे हुए प्लांट से अपना फूड लेंगे, ठीक है। चलिए, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को यहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर मीन्स डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग DECAYING, डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन, REMAIN, रिमेन। तो क्या बोला हमने कि डेड एंड डिकेइंग मैटर का मतलब है डेड, डेड एंड लिखेगा यहाँ पे, एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन, मतलब पेड़ पौधे और जानवरों की जो बचे हुए भाग है, रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ भाग, उसी को हम बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। मतलब मरे हुए कोई प्लांट हो या एनिमल्स के बचे हुए भाग को क्या बोलेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? तो प्लांट जब किसी डेड डिकेइंग मैटर या कोई प्लांट से, मरे हुए प्लांट से अपना फूड लेते हैं, भोजन को, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जो प्लांट फूड को ले रहे हैं उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट। नोट कर लिया यहाँ तक, चल। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट, SAPROTROPS, सेप्रोट्रॉप्स, SAPROPHYTE, सेप्रोफाइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ना, सेप्रो मतलब डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एनिमल, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। और यहाँ क्या है, सेप्रो, सेप्रो अलग है, फाइट, PHYT, फाइट का मतलब होता है प्लांट, क्या होता है बच्चों, फाइट मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट। और सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकिंग, ठीक, कोई मरे हुए या सड़े हुए मैटर। तो वैसे प्लांट से, फाइट का मतलब प्लांट, कहीं भी अगर लिखा हो फाइट तो मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। तो जब वो किसी भी डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे सेप्रोफाइट, ठीक है, या सेप्रोट्रॉप्स। क्लियर है बच्चों, यहाँ लिखिएगा, इसको डिफाइन करेंगे, द प्लांट्स, ऐसे लिखेंगे, द नॉन ग्रीन प्लांट्स which, non green plant which obtain its food, FOOD, food from dead and decaying organic matter
is called सेप्रोफाइट। ठीक है, सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स जब कई सारे प्लांट की बात हो रही हो तो सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है? यहाँ पे बच्चों एच होगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, SAPROTROPH। यहाँ पर क्या होगा, पी के बाद एच होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, एच। अब एस कब हम लगाएंगे, जब ये प्लूरल होगा, है ना, कई सारे प्लांट की बात होगा तो यहाँ एस लगाएंगे। यहाँ हम सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं तो एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्पेलिंग देखिए, सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं या सेप्रोफाइट भी बोलते हैं, मतलब प्लांट। और TROPH, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, नरिशमेंट। तो हमने बोला कि नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रॉफ। यहाँ पे एच होगा। ठीक है, तो वैसे नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन कलर के नहीं होंगे, है ना, तो वैसे नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना फूड किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी किसी मरे हुए प्लांट या एनिमल से लेते हों, वैसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ। क्लियर है? तो अगर बच्चों ये प्लांट नॉन ग्रीन है तो इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होगी। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तभी तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इसीलिए ये क्या है, डिपेंड है ना किसी दूसरे डेड प्लांट्स पर फूड लेने के लिए, तो इसलिए बोलते हैं इसको सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोफाइट। अब कौन कौन से प्लांट होते हैं इनमें, नॉन ग्रीन प्लांट में, या सेप्रोफाइट भी बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, स्टार दे करके एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइट और सेप्रोट्रॉफ, TROPH, सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, तो मतलब हम नॉन ग्रीन प्लांट की बात करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, नॉन ग्रीन प्लांट, वैसे प्लांट जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। पहला है FUNGI, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, फंजी। क्या करेंगे, प्रोनाउंस्ड करेंगे हम लोग इसको एज, प्रोनाउन मतलब उच्चारण करेंगे, FUNGI को FUNJAAEE, फंजी। क्या पढ़ते हैं इसको, फंजी। तो लिखते हैं FUNGI, लेकिन हम इसको उच्चारण प्रोनाउंस कैसे करेंगे, FUNJAAEE, फंजी। क्या पढ़ेंगे इसको, फंजी, फंजी को फंजी। तो फंजी क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है ना, सेप्रोफाइट है, सेप्रोट्रॉफ है। तो फंजी में भी कई सारे कॉमन फंजी होते हैं, कॉमन फंजी आर, ए में लिखिएगा मशरूम, MUSHROOM, मशरूम क्या है, एक फंजी है, नॉन ग्रीन प्लांट। बी में लिखिएगा ब्रेड मोल्ड, BREAD, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, वही ब्रेड मोल्ड, वही फंजी जो ब्रेड में लगते हैं, ब्रेड को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, है ना। फिर तीसरा
ईस्ट, YEAST, ईस्ट, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, फंजी के नाम है। तो फंजी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक है। यह सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉफ है। लेकिन फंजी में, फंजी के कई नाम होते हैं, कई तरह के फंजी होते हैं प्लांट। पहला मशरूम, दूसरा ब्रेड मोल्ड, तीसरा ईस्ट। दीज आर सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स है। क्यों? बिकॉज दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड and decaying organic matter, ठीक है। तो ये सब जो है ना, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब क्या है बच्चों, दीज आर सेप्रोफाइट्स। तो इनको हम सेप्रोफाइट्स क्यों बोले? अब देखिए यहाँ पर एस लग गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ हम 1 2 3 यहाँ कई सारे फंजी की बात कर रहे हैं, प्लूरल है। बिकॉज क्योंकि दे टेक दियर फूड यानी न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इनको फूड कहाँ से मिलता है? किसी मरे हुए, गले हुए, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, प्लांट से। यहाँ लिखिएगा बच्चों एक चीज, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, ठीक है। एक वचन बहु, मतलब एक की बात होगा तो सिंगुलर, कई की बात करेंगे तो प्लूरल। तो बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं अभी हम, इसमें भी देखा जाता है वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको लिखें FUNGI, फंजी। तो फंजी वर्ड बच्चों प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसका सिंगुलर की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग फंगस। क्या बोलते हैं बच्चों? फंगस। तो सिंगुलर में हम बोलेंगे फंगस और प्लूरल बोलेंगे तो फंजी। क्लियर यहां तक? चल, अब यहां पर पहला लिखे हैं, इसी में लिखिएगा दूसरा, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल है। किसके? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम सेप्रोफाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि फाइट मतलब प्लांट की बात हो रहा है, ठीक। अब बैक्टीरिया बच्चों छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से, हमारे आसपास में भी हो सकते हैं, कई सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़े गले मरे हुए प्लांट से फूड को लेते हैं। या अब बैक्टीरिया एनिमल है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो किसी मरे हुए एनिमल की बॉडी से फूड लेंगे, है ना। जैसे देखते होंगे कई सारे जानवर जो मर जाते हैं सड़क पर, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो धीरे धीरे स्मेल करने लगते हैं, उनमें से दुर्गंध आती है। क्यों? क्योंकि उन पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, अटैक करते हैं, उनसे फूड लेने लगते हैं। यानी डेड एनिमल से फूड मिल रहा है, किसको? बैक्टीरिया को। तो वैसे जीव या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले फूड, उसे हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बच्चों? चल, स्टार दे के लिखिएगा सेप्रोफाइट
crops do not have chlorophyll, मतलब सेप्रोट्रॉफ्स के पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट, जिसके वजह से सारे प्लांट की लीफ हरे कलर के होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन ग्रीन है ना। सो नॉन ग्रीन इन कलर एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये नॉन ग्रीन होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जैसे फंजी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब बच्चों हम थोड़ी बहुत मशरूम की बात करते हैं। आखिर मशरूम एक फंजी है ना। चल क्या लिखिएगा, MUSH, इसको लिख लिया बच्चों। मशरूम, मशरूम्स क्या होते हैं? तो इसमें लिखिएगा स्मॉल, छोटे छोटे, फ्लफी। फ्लफी का मतलब होता है मोटे, फूल, मतलब फूल जाना है ना, किसी वजह से फूल जाना, एक गुब्बारे की तरह, ठीक है। फ्लफी कोमा अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स, क्या है ये? प्लांट्स हैं विच ग्रो ऑन रॉटिंग, ROTTING। रॉटिंग मतलब होता है सड़े हुए, रॉटिंग वुड मतलब सड़े हुए लकड़ी पर ये ग्रो करते हैं। ऑफ डेड ट्री ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बारिश के मौसम में मशरूम, जो कि एक छोटे छोटे स्मॉल फ्लफी, एकदम फूल जाना, एकदम फूले हुए अम्ब्रेला लाइक प्लांट होते हैं। अम्ब्रेला की छत्ता होती है ना, छत्ता ऊपर से एक छत्ते, उससे छत्ते की तरह होते हैं प्लांट, जो ग्रो करते हैं किसी भी सड़े हुए लकड़ी पर, ठीक है। अब लकड़ी बच्चों को भी किसकी लकड़ी होगी? तो डेड ट्री, मतलब वैसे ट्री जो क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। क्योंकि ट्री क्या है बच्चों? लिविंग थिंग्स। तो कोई भी लिविंग थिंग्स पहले ग्रो करेगा, लास्ट में वो मर जाते हैं, ठीक है। हम सभी ग्रो कर रहे हैं अभी, और एक ना एक दिन डेथ होनी है सबकी, ठीक। तो किसी कारण से ट्री मर चुका है, उसे सही से न्यूट्रिशन नहीं मिला, या फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो खत्म हो गया। तो ऐसे ट्री के जो लकड़ियां होते हैं वो क्या होते हैं, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रोटिंग वुड, और इसी पर मशरूम ग्रो हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। इसमें लिखिएगा सो सच काइंड ऑफ फंगस, ये क्या है बच्चों? फंगस है, कॉल्ड मशरूम, मशरूम्स, ठीक है। स्टार देखिए, लिखिएगा कि मशरूम टेक in nutrition, take in food
from this rotting food of dead tree। ठीक है, तो मशरूम जो होते हैं वो फूड लेते हैं किससे? इसी मरे हुए पेड़ ट्री की सड़े हुए लकड़ी से। ठीक है, रोटिंग वुड। ये नोट कर लिया बच्चों। देखिए, ये बच्चों कोई भी प्लांट होगा, है ना, इस तरह की ये कोई प्लांट होगी, तो ये बहुत बहुत पहले की ट्री होगी, ये पेड़ बच्चों, है ना, एक ट्री है, और इस ट्री के कई सारे ब्रांच होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, डालियां होते हैं इस तरह से। ठीक, चल, तो ये भी क्या है? ये भी वुड है, लकड़ी है बच्चों, है ना, ये भी वुड है। तो यहाँ पर इसकी जो ये देख रहे हैं, ये भी लकड़ी है, वुड है, इस तरीके से ग्रो करने लगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये दैट इज कॉल्ड मशरूम। अम्ब्रेला, छत्ते की तरह है ना, अम्ब्रेला छाती की तरह, देखिए छत्ते की तरह ऊपर में, अम्ब्रेला लाइक, फूले हुए, एकदम फूला हुआ है ना, ऐसे, लाइक प्लांट, दैट इज मशरूम। MUSHROOM। क्या बोलेंगे बच्चों? मशरूम। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब हम जानते हैं कि आखिर जो मशरूम एक फंजी है, ये इस डेड, यानी कि रॉटिंग, यही है रॉटिंग वुड, यानी कि सड़ी हुई लकड़ी। ठीक है, तो इससे फूड इनको कैसे मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे ना ये निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, वैसा जूस जो पचाने में, यानी कि पाचन में मदद करता हो। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं यहीं पर, और निकाल करके ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो इसको ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन के बाद यहाँ इनसे ही ये न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार दे करके कि ऑब्टेनिंग ऑफ फूड बाय सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, लिखिएगा पहला स्टेप्स कि सेप्रोट्रॉप्स सेक्रेट, ब्रैकेट में लिखिएगा, फंजाई, फंजी, क्या पढ़ते हैं इसको? फंजी, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ऑन डेड एंड decaying matter and convert them into solution। तो हम लोग भी भोजन, खाना खाते हैं ना, खाना लेते हैं, कैसे लेते हैं? हम लोग अपने हाथ से ऐसे लेते हैं, खाते हैं तो चले जाता है फूड। लेकिन अगर हम बात करेंगे
इस सेप्रोट्रॉप्स यानी नॉन ग्रीन प्लांट की, फंजी की, क्या आखिर इन सब फंजी या कोई भी नॉन ग्रीन प्लांट अपना फूड भोजन कैसे लेते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब सड़े हुए कोई प्लांट या कोई प्लांट के प्रोडक्ट होंगे, उन पर डाइजेस्टिव जूस यानी कि वैसा जूस जो पाचन में मदद करता हो, ठीक है, को सीक्रेट करते हैं, SECRET, सीक्रेट मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने निकाला इस पर डाइजेस्टिव जूस को, कौन, सेप्रोट्रॉप्स प्लांट ने, यानी कि फंजी, और उसको कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं देम इनटू सॉल्यूशन। तो कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डाइजेस्टिव जूस को निकाले, सीक्रेट की, क्यों किए, ताकि उसको सॉल्यूशन में बदल सकें। दूसरा पॉइंट, देन दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व को वो एब्जॉर्ब करेंगे, सोखेंगे, किससे, तो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कि एक ब्रेड के टुकड़े पर, है ना, कोई ब्रेड का टुकड़ा है, उसको आप थोड़े से पानी में भिगा दिए, और पानी में भिगाने के बाद उसे आप किसी 2 से 3 दिन तक किसी ऐसे जगह पे रखें जो बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ 2-3 दिन बाद कि उस ब्रेड के टुकड़े पर अपने आप क्या होती है, धीरे धीरे कुछ फंजी ग्रो करने लगते हैं, है ना, एक पैचेस बनने लगता है। आप उसमें हरे रंग की, काले कलर की, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, उजले रंग की एक पैच देखोगे, एक धब्बा देखोगे, ठीक है। तो वही है बच्चों फंजी, है ना, ब्रेड मोल्ड, जो किस में ग्रो किया है, स्लाइस ऑफ ब्रेड पर, ब्रेड के टुकड़े पर। यहाँ तक नोट किया? देखिए बच्चों, एक्टिविटी स्लाइस ऑफ ब्रेड पे आके ऐसे हेडिंग दीजिएगा स्टार देख के, ग्रोथ ऑफ FUNGUS, फंगस। हमने यहाँ क्या लिखा है, फंगस, फंजी नहीं लिखा है। इसका मतलब एक फंजी की फंगस की बात हो रही है, एक नॉन ग्रीन प्लांट, एक प्लांट की बात हो रही है। तो ऑन SLIC, स्लाइस मतलब टुकड़ा, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो किसी ब्रेड के टुकड़े पर किसी फंगस का ग्रोथ करना, कैसे ग्रो करते हैं, तो इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट कि सीड्स ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कॉल्ड एस्पोर्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हमने कि कोई भी प्लांट को आप लगाते हो उसके लिए क्या चाहिए, सीड, बीज चाहिए ना। तो वो जो सीड है, बीज है, सेप्रोफाइटिक प्लांट की भी होती है, ठीक है। इसकी जो सीड है, बीज है, इसको हम बोलते हैं SPORES, स्पोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोर्स। जनरली अगर आपको आम की पेड़ लगाने हैं, मैंगो ट्री या कोई भी पेड़ लगाने हैं, तो उसके आपको बीज चाहिए, सीड। तो वो सीड को आप देख सकते हो, छू सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन सेप्रोफाइटिक प्लांट के जो सीड होते हैं, यानी कि फंगस की जो सीड होती है, उसे हम स्पोर्स बोलते हैं, इसे हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी स्पोर्स। क्लियर है? तो हम अपनी आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट सी विद
नेकेड आइज, NAKED, अपनी खुली आंखों से इसे नहीं देख पाते। ठीक। दूसरा स्टेप, दीज, ये हमें कहाँ से मिलेगा ये स्पोर? दीज स्पोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। ये जो स्पोर होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमेशा एयर में। मतलब फंगस के जो स्पोर हैं इस प्लांट की, वो एयर में मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। एकदम छोटे छोटे होते हैं, जो हमारी हमारी जो आई है इससे हम नहीं देख पाते हैं इसे। ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? तो ये एयर तो हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर, तो जहाँ जहाँ एयर है तो वहाँ वहाँ ये स्पोर भी होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा कि दीज स्पोर्स लैंड वेट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट, वेट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखिएगा, जैसे कि स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े पर। कब? तो अंडर वार्म कंडीशन। ठीक है। कोमा, जर्मिनेट and grow into new plant body। तो मतलब ये जो स्पोर हैं ये गिरते हैं, एयर में है, ये लैंड करते हैं वेट ऑब्जेक्ट पर, WET। वेट का मतलब होता है भींगा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो भींगा हो, जैसे कि हमने बोला ब्रेड को पानी में आप डुबो दें और उसके बाद कहीं ऐसे जगह रखें जो वार्म कंडीशन पे, गर्म जगह। ठीक है। तो ये भींगे हुए ऑब्जेक्ट पर गिरते हैं, जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड अंडर वार्म कंडीशन, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए। ठीक है। तो दे जर्मिनेट, तो ये क्या करेंगे? अंकुरित होंगे, जर्मिनेट करेंगे, इसमें रूट निकलने लगेगा, है ना, लीफ निकलने लगेंगे, तो ये जर्मिनेट करेंगे एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट बॉडी, और एक नए प्लांट में, प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाएंगे। एक स्पोर जो कि एक सीड है बच्चों, वो गिरा किसी वेट ऑब्जेक्ट पर और उसी में अंडर वार्म कंडीशन, देन जर्मिनेट किया, ग्रो किया न्यू प्लांट बॉडी में। ठीक है। तो क्या हम इसे देख पाते हैं, इन सारी प्रोसेस को? नहीं, हम अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये प्लांट बॉडी को हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पर ग्रो किए हैं या नहीं। ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो स्पोर ही होते हैं बेसिकली, जो कटे हुए की कोई ब्रेड ले लीजिए। ठीक है। उसे कट कर देना है। यहाँ तक नोट कर लिया? चलिए, तो एक ब्रेड के टुकड़े को आपने क्या किया बच्चों? ब्रेड का टुकड़ा लिया, इसे आपने इस तरीके से कट कर लिया, है ना, यहाँ से, और इस बचे हुए जो भाग है इस टुकड़े को आपने किसी मेज पर रख दिया। ये टेबल है और इस टेबल पे ये जो कटा हुआ ब्रेड का टुकड़ा है बच्चों, यहाँ पे आपने छोड़ दिया। क्यों, कब छोड़ा? इस टुकड़े को, यहाँ से जो टुकड़ा उठाया आपने, है ना, इस टुकड़े को आप पानी में दें, थोड़ा सा भिंगा दें। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? पानी है, वाटर है। बाय चांस ब्रेड के टुकड़े को आपने क्या किया? थोड़ा सा पानी में डुबो दिया, उसके बाद निकाला, तो जब निकालेंगे ब्रेड को पानी में देने के बाद, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? वेट ब्रेड, मतलब गीला ब्रेड हो जाएगा ना। ब्रेड कैसा हो जाएगा? इसमें पानी आ जाएगा, पानी को ये सोख लेंगे ब्रेड, तो इसमें पानी होगा, और इसको टेबल पे आप छोड़ दिए। कब तक छोड़े?
2 to 3 days, 2 से 3 दिन तक। तो इसमें आप देखोगे इसको, जब इसको आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा सा ये इस तरह का दिखेगा। इसमें है ना इस तरीके से पैचेस दिखेंगे, PATCHES, पैचेस ऑफ फंगस, मतलब कि नॉन ग्रीन प्लांट अब यहाँ ग्रो कर चुका है। ये इसकी पैचेस, पैचेस की मतलब, पैचेस मतलब क्या होता है बच्चों, टुकड़े पर छोटे छोटे धब्बे। कौन सी कलर हो सकती है, तो ये ग्रीन कलर का हो सकता है, हरे कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, काले रंग की पैच हो सकती है, या फिर आप इसको ब्राउन कलर में देख सकते हो, या कभी कभी अक्सर वाइट कलर में उजले रंग की देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसा होगा, गर्म होगा, वार्म कंडीशन। कंडीशन यहाँ का कैसा होगा बच्चों, वार्म कंडीशन होगा। क्लियर है, गर्म वाले जगह पे। इसमें लिखेंगे दीज आर एयर बॉर्न, PORNE, बॉर्न मतलब एयर में मौजूद, एयर बॉर्न क्या है, स्पोर्स हैं, विच सेटल्ड, SETTLED, जो सेटल्ड हो गए, मतलब इस पर गिर गए, इस ब्रेड को, टुकड़े को हमने छोड़ दिया खुले में, है ना, सेटल्ड एंड ग्रो एंड सेटल्ड एंड ग्रीव, ग्रीव मतलब इस पे ग्रो कर गए, कहाँ, ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, इस ब्रेड के टुकड़े पर 2 से 3 दिन बाद हम देखते हैं कि ये ब्रेड सड़ चुका है, मतलब इसमें फंगस लग गए हैं, बोलते हैं ना फुफुंद लग जाना, फंगस मतलब फुफुंद। ठीक है, कीप को मान दीजिएगा, कीप असाइड बाय अस, हम लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया था, एट ए प्लेस, एट ए वार्म प्लेस, गर्म जगह पर। ठीक है, चलिए छोटा बस पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्टार दे करके, कि जो फंगस होते हैं ना, ग्रो ऑन पिकल्स, PICKLES, मतलब अचार, अचार होते हैं, लेदर ऑब्जेक्ट्स एंड लेदर ऑब्जेक्ट कोमा CLOTHES, क्लॉथेस कपड़े पर, लेदर मतलब चमड़े की जो ऑब्जेक्ट सामान होती है चमड़े की, चाहे बच्चों को जूता हो जाए या बैग हो जाए या चमड़े की बेल्ट हो जाए, कुछ भी है ना, चमड़े से बनी हुई चीज, क्लॉथ्स कपड़े, एंड अदर अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान। ठीक है, विच रिमेन अनक्लीन्ड फॉर कंसीडरेबल टाइम। ठीक है, हमने बोला कि जो फंगस होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट, वो ग्रो कहाँ करते हैं, पिकल्स यानी अचार पर। अचार बना हुआ है, कई साल हो गया अचार को बना हुआ, और वो एकदम ऐसे जगह पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा शुष्क नमी वाले जगह पे, है ना, और यूँ कह सकते हैं इन हॉट, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, विच, यहाँ लिखिएगा विच रिमेन अनक्लीन और, ये सही है, इसके आगे लिखिएगा कंसीडरेबल टाइम, कैसा होगा, तो इन हॉट एंड
ह्यूमिड प्लेस। तो अब अचार है बहुत दिन से रखा हुआ है ऐसी जगह पे, बहुत जगह जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, है ना, बहुत ज़्यादा नमी वाला हो, या फिर लेदर कोई कपड़ा है, कोई शूज, जैसे जूता हमारा, आप देखते होंगे जो जूता होता है लेदर की, चमड़े की, वो बरसात के मौसम में हम क्या पहनते हैं बच्चों, स्लीपर, है ना, बरसाती चप्पल या कोई स्लीपर पहन के जाते आते हैं कहीं भी। लेकिन हमारी जो जूता है वो रखा रहता है ना लेदर की। तो लेदर की, खास लेदर की जूते में, चमड़े वाले जूते में क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ फंगस ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, कब? तो स्पेशली रेनी सीजन में। ग्रोथ ऑफ फंगस occurs in leather shoes during rainy season। ठीक है, तो लेदर यानी चमड़े की जो जूता है, जब बरसात के मौसम में क्या होता है, उस पर फंगस ग्रो करने लगते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? तो चूंकि जो जूता है आपका रखा हुआ बरसात के समय में, वो किसी डिब्बे में आपने रख दिया जाके, है ना, सोचा कि अब तो बरसात आ रहा है, अब हम जूता क्यों गीला करें, तो उसने आपने क्या किया कि इसे डिब्बे में रख दिया। तो जैसे ही डिब्बा में आपने पहने हुए जूते को रखा, तो पहना हुआ जूता जैसे अंदर गया, अंदर की जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिड हो गई, नमी वाली हो गई। उसमें कहीं ना कहीं कई सारे स्पोर होंगे ना, एयर में प्रेजेंट हैं स्पोर, इसके बीज फंगस के या कोई भी सेफ्रोफाइट, और उस वो एयर अभी मॉइस्ट है ना, नमी वाला है, उसमें वाटर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वातावरण क्या है, नमी हो गया है पानी की वजह से। तो पानी तो हर जगह है ना, उसकी वजह से सारा वातावरण थोड़ा गीला नुमा हो जाएगा, गीला गीला हो गया है ना, थोड़ा नमी बुझाएगा, हमें लगेगा कि आसपास थोड़े क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो जूते रखे रहते हैं उसमें धीरे धीरे फफूंद डेवलप करता है, मतलब फंगस आने लगते हैं। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि लेदर की शूज़ पे वाइट वाइट कलर का ग्रो करने लगता है, तो वही है बच्चों फंगस। ठीक है, देखिएगा ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो क्लॉथ कोई कपड़े पर भी हो सकता है ना, जो बहुत दिन से अनक्लीन्ड हो, जो साफ सुथरा कपड़ा नहीं होता है उस पर ग्रो कर सकता है, या कोई भी आर्टिकल, जैसे कि कोई बच्चों, हमने देखा है जैसे कि कोई बिस्तर है ना, तो आप अपनी बेड शीट या कोई भी कपड़े को बहुत दिन से रखे रहते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो उसमें भी फंगस यानी फफूंद ग्रो कर सकता है। ठीक है, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो हॉट, वार्म, गर्म होनी चाहिए, एंड ह्यूमिड होनी चाहिए। चलिए, अब हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी, कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी फंगस, तो फंगस हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, मतलब हमारे लिए फ्रेंड की तरह काम करते हैं, दोस्त की तरह, और वही फंगस हमारे लिए एक क्या होती है, डिसएडवांटेज का काम करती है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल का काम करती है, नुकसान का काम करती है। तो एक तरफ हम देखेंगे यूज़फुल, और दूसरी तरफ हम देखेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज आपने जो पढ़ा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोप्स, उसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जय हिंद।